नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स मैन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूं दोस्तों। टर्की की तरफ से टर्की के जो लीडर हैं एर्डोगन, जिनका नाम आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा इंडिया से ऑब्सेस्ड है। इंडिया इनके ख्यालों में हमेशा आता है, नॉट फॉर अ गुड रीजन बट फॉर द बैड बैड इंटेंशन। आप देखिए ना, यूनाइटेड नेशन में जब भी एर्डोगन को बोलने का मौका मिलता है तो भारत में, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, यही वो बोलते हैं और इनके पास बोलने को कुछ है नहीं। पाकिस्तान की मिलिट्री को खुल के मॉडर्नाइज करने का प्रयास करते हैं। और एर्डोगन के एक नए छोटे भाई मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में आए थे, उनसे भी काफी ज्यादा प्यार मोहब्बत की बात रिसेंट टाइम्स में हुई थी। आपको पता है वो ड्रोन का इंसिडेंट जो टर्की ने बांग्लादेश को दिया था इंडिया के बॉर्डर के ऊपर सर्वेलेंस करने को, तो वगैरह ये सब तो आपको पता ही होगा। तो एर्डोगन जिस तरीके से डिक्टेटरशिप फैलाए हुए हैं टर्की में और इंडिया के प्रति खासकर काफी ज्यादा खराब इंटेंशन रखते हैं, अब शायद ये खत्म होने जा रहा है। बिकॉज एर्डोगन खुद ही टर्की के पॉलिटिक्स से खत्म हो सकते हैं। जिस तरीके से आज टर्की में एक बहुत बड़ा बगावत एर्डोगन के अगेंस्ट खड़ा हो चुका है, क्या एर्डोगन संभाल पाएंगे या उनका वही हाल होगा जो रिसेंटली उनके पड़ोसी देश सीरिया में बशर अल असद के साथ हुआ, जिसको भागना पड़ा। तो ये तो समय बताएगा, बट जिस तरीके से एक मैसिव रिटेलिएशन एर्डोगन के साथ अगेंस्ट हो रही है, ये बहुत ही चिंता के विषय एर्डोगन के लिए बन सकती है। और मोस्ट प्रोबेबली वो इस बगावत को नहीं झेल पाएंगे, जिसके बारे में आज हम इस सेशन में बात करेंगे। बट दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। अब सवाल आता है कि क्या भारत इस समय कोई बहुत स्मार्ट रियलिस्ट पॉलिसी खेलेगा कि एर्डोगन का जो भी बचा कुचा है वो अचानक कोलैप्स कर जाए। वेदर इंडिया विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड प्ले द एंड गेम टू एंश्योर द कोलैप्स ऑफ द डिक्टेटर रेजीम इन टर्की। तो आज के इस सेशन में दोस्तों हम इसी टर्की में जो एर्डोगन के अगेंस्ट पूरा प्रोटेस्ट है और भारत क्या उस प्रोटेस्ट में कर सकता है, इन सभी चीजों को बात करने के लिए आज इस सेशन में हम लोग आए हैं। अब न्यूज देखिए दोस्तों, क्या रहा है कि वायलेंट क्लैशेस, बहुत ही वायलेंट तरीके से दो गुटों के बीच में क्लैश चल रही है। एक तरफ जो स्टेट की सिक्योरिटी फोर्स है, जहां पे पुलिस है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और दूसरी तरफ एर्डोगन के जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं और सपोर्टर्स हैं, इन दोनों के बीच लगातार 3 दिन से वायलेंट क्लैश चल रहा है। और ये वायलेंट क्लैश बेसिकली वेंसडे को शुरू हुआ, बिकॉज वेंसडे के दिन टर्की के जो स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसने टर्की के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पॉपुलर ऑपोजिशन लीडर जो इस्तांबुल के मेयर भी हैं, इनको गलत तरीके से डिटेन किया। और इसी के रिलीज को लेके इनके जो समर्थक हैं वो सब सड़क पे उतर चुके हैं। और जिस तरीके से टर्की के प्रेसिडेंट डिनायल मोड में है, वो बातचीत करने को रेडी नहीं है, जिसकी वजह से ये जो प्रोटेस्ट है ये और डेडली, लीथल और बड़ा होते हुए नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं टर्की के जो ऑपोजिशन लीडर हैं, जिनका नाम है इकरम इमामग्लू, इन्होंने कहा कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं टर्की के जो पूरा टर्की का फ्यूचर छीनना चाहते हैं। तो ये ऑपोजिशन पार्टी सीएचपी के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और एर्डोगन के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं टर्की के पॉलिटिक्स में। आप देख सकते हैं इस तरीके से हर जिले में लगभग, आप देख सकते हैं 81 प्रोविंस टर्की में है, जहां पे लगभग 32 से अधिक प्रोविंसेस में इस तरीके का मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है। और आने वाले समय में और भी नए नए फैक्शंस ज्वाइन कर चुके हैं इस प्रोटेस्ट को, जिसकी वजह से बहुत अनकंट्रोलेबल सिचुएशन इस समय टर्की में बनते हुए नजर आ रहा है। तो आज इन तमाम चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे दोस्तों, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ्स आपको कहां मिलेंगे? इस वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करिए, या नहीं तो आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कॉन्टेक्स्ट कैसे ये पूरा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली वेंसडे को, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि टर्की के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे पॉपुलर जो ऑपोजिशन के लीडर हैं, जो इस समय इस्तांबुल के मेयर हैं, उनको टर्की के पुलिस ने अरेस्ट किया। और केवल इस्तांबुल के मेयर को अरेस्ट नहीं किया, बल्कि उनसे क्लोज एसोसिएट्स जितने भी थे उन सबको भी अरेस्ट किया गया। लगभग 100 से अधिक लोगों को जो ऑपोजिशन के हैं उनको अरेस्ट किया गया। क्यों? बिकॉज ऑफ सम करप्शन चार्जेस और कुछ टेरर के लिंक्स को जोड़ दिया गया। अभी तक ये प्रूव नहीं किया गया है, बट जिस तरीके से अरेस्ट किया गया,
विथ कोई भी रूल ऑफ लॉ को नहीं फॉलो किया। उसके बाद उसके ऑपोजिशन के जितने भी लीडर्स थे वो प्रोटेस्ट पे आ चुके। और टाइमिंग देखिए खास है, आपको पता है कि टर्की में 2028 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है और उसका जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट होने जा रहा था कुछ दिनों के बाद, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। और उसके पहले जानबूझकर टर्की के जो ऑपोजिशन लीडर हैं उसको अरेस्ट कर लिया गया कि वो अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते हैं और उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें डिप आ सकती है। तो जानबूझकर जस्ट नॉमिनेशन के कुछ दिन पहले अरेस्ट करना और इतने बड़े अमाउंट में ऑपोजिशन के लीडर्स को अरेस्ट करना, यह बताता है कि टर्की के जो लीडर एर्डोगन है उनको पहले से पता था कि उनकी जो पॉपुलैरिटी आज खराब हो चुकी है। इनफैक्ट 2024 में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुआ था उसमें भी टर्की के लीडर एर्डोगन की काफी पुअर परफॉर्मेंस सामने आई थी। अब ये जो व्यक्ति हैं ये ऑपोजिशन पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी को बिलोंग करते हैं और जब से वो अरेस्ट हुए हैं तो सीएचपी जो वहां की मेन ऑपोजिशन पार्टी है उसने कहा है कि हम घर पे नहीं रहेंगे जब तक हमारे इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव को आप लॉकअप में रखे हो। अब से हम आने वाले उस समय तक जब तक आप इनको रिहा नहीं करोगे, वी आर गोइंग टू बी ऑन द स्ट्रीट। तो खुल के ये प्रोटेस्ट के मूड में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनके लीडर्स को लेके लोग काफी इमोशनल हैं और लिबर्टी की मांग कर रहे हैं, फ्रीडम की मांग कर रहे हैं अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप ऑफ एर्डोगन। अब सबसे बड़ी समस्या एर्डोगन के लिए तब आई जब प्रो कर्डिश ऑपोजिशन डीईएम उसने भी सीएचपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कर्ड्स आपको पता है, कर्ड्स आपको टर्की, सीरिया, इराक और ईरान यहां पे रहते हैं दोस्तों कर्ड्स। और कर्ड्स एक ऐसे लोग हैं जो हमेशा से अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री की मांग करते हैं और सबसे ज्यादा कर्ड्स इस समय कहीं रह रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये टर्की वाले इलाके में है और वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कर्दिस्तान बनाना चाहते हैं जो टर्की कभी नहीं सपोर्ट करता है। और ये हमेशा से एर्डोगन के काफी खिलाफ हैं बिकॉज एर्डोगन जो है वो लीथल फोर्स यूज करता है कर्ड्स के अगेंस्ट। अब ये जो कर्डिश ऑपोजिशन पार्टी है जो एर्डोगन के खिलाफ थी वो भी अब इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर चुकी है। तो यही मैं दोस्तों बात कह रहा था कि क्या भारत यही कर्डिस्तान वाला कार्ड खेलेगा? क्या कर्ड्स के साथ हम बात करेंगे? जिस तरीके से आप देखिए पाकिस्तान का वीकेस्ट लिंक बलूचिस्तान में, आप देखिए क्या हो रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या हो रहा है। तो क्या भारत को भी इस कर्डिश फैक्शन के साथ किसी तरीके के बातचीत को एस्टैब्लिश करना चाहिए? अगर भारत ऐसा करता है दोस्तों तो बहुत बड़ी जीत हो। तो मैंने कहा आपको पहले भी कि एर्डोगन जो है वो जानबूझ के इस प्रोटेस्ट को और बढ़ने दे रहे हैं बिकॉज वो बेवकूफी में एक कंप्लीट डिनायल मोड में है। उनका कहना है कि हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे, ये अनलॉफुल प्रोटेस्ट है और ये प्रोटेस्टर्स की एक ही किस्मत में लिखी हुई है, डेड। मतलब वो ऐसे करेंगे तो उनकी मौत पक्की है, वो डेड एंड पे पहुंच रहे हैं। तो ये गलती जो वो कर रहे हैं वो उनको बहुत भारी पड़ने वाला है बिकॉज वो प्रोटेस्टर्स के साथ बिल्कुल भी बातचीत करने के मूड में नहीं है। और ये तब हो रहा है दोस्तों जब टर्की की इकोनॉमी लगभग बर्बाद है और टर्की के जो लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान थे उस सरकार से। उनको एक मौका चाहिए था, होता है ना घी में आग में घी डालना, तो वो ऑपोजिशन के लीडर को अरेस्ट करना, इट इज इक्विवेलेंट टू दैट थिंग। तो ऑलरेडी आप देखिए पिछले 2 साल से, इनफैक्ट 2022 में आपको पता है कि टर्की की इन्फ्लेशन 61.14%, लगभग 62% पे हो चुकी थी। देखिए इंडिया में इन्फ्लेशन 5% आता है तो लोग हल्ला मचाने लगते हैं, वहां पे 62% इन्फ्लेशन पहुंच चुका था। और जब से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है आप देख सकते हैं कि वहां की स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर चुकी है। उससे भी ज्यादा बड़ा कोलैप्स हुआ है जब 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। जो ग्रोथ रेट है वो भी स्टैग्नेट कर चुका है। तो टर्की की इकोनॉमी जो ऑलरेडी बहुत कमजोर थी अब और ज्यादा खराब होते हुए दिख रही है। और इसी के बीच में टर्की के जो लीडर हैं वो कॉन्स्टेंटली अपने प्रोपेगेंडा को चला रहे हैं, धर्म का राजनीति कर रहे हैं। आपको पता है कि हैगिया सोफिया एक म्यूजियम को उसने मस्जिद में कन्वर्ट किया और इसी कॉन्टेक्स्ट में वो एक ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी चीज के बारे में डिस्कस किया गया फॉरेन अफेयर्स कि टर्की के प्रेसिडेंट को समझना चाहिए कि इस तरीके से वो और ज्यादा टर्की को बर्बाद कर रहे हैं और इतना हद तक बात बढ़ सकता है कि टर्की जो है वो आपको एर्डोगन को इनफैक्ट रिग्रेट करना पड़ेगा लास्ट मोमेंट में। तो लोगों का जो गुस्सा है, जो पिछले 2-3 साल से इकोनॉमी की वजह से लोग परेशान थे, अब जो एर्डोगन ने गलती किया है बाई गोइंग टू द डिक्टेटरशिप रूट, ऑपोजिशन को अरेस्ट करना, ये एर्डोगन के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। अब भारत क्या करेगा इसके ऊपर सवाल खड़ा होता है। भारत आपको ऑलरेडी पता है रिसेंट टाइम्स में टर्की के खिलाफ एग्रेसिवली अपने स्टैंड को लिया है।
इनफैक्ट टर्की के ब्रिक्स मेंबरशिप को हमने ब्लॉक किया था बिकॉज टर्की का रिलेशन पाकिस्तान के साथ किस तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे बेस्ड था। अब सवाल आता है जिसके बारे में फर्स्ट पोस्ट में लिखा भी गया था कि क्या भारत को कर्डिश कॉज को सपोर्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से हम टर्की के वीक लिंक को हिट कर सके। और टर्की जिस तरीके से हमारे प्रॉब्लमेटिक एरिया कश्मीर को बार बार उछालता है, बार बार परेशानी क्रिएट करने का प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, तो वेदर इंडिया शुड प्ले द सेम गेम विथ टर्की। और अगर ऐसा भारत करता है तो ये टर्की के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपके क्या व्यूज हैं दोस्तों, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।